क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला, ज्यामिति या आकार की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामिति है निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होता है। अब क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित क्यों होगी, देखते हैं। इनके अणु पास पास एकदम क्रमबद्ध व्यवस्थित हैं। आपको इस चित्र में जो है दिखाई दे रहा होगा, सोडियम धन आयन के बाद क्लोराइड ऋण आयन है, फिर सोडियम धन आयन है, नीचे की ओर जाएं भी तो सोडियम धन आयन, क्लोराइड ऋण आयन, सोडियम धन आयन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसमें ये पूरा व्यवस्थित है। देखिए यहाँ पे एक सोडियम धन आयन है, ये सोडियम धन आयन के चारों ओर यहाँ देखें हम क्लोराइड आयन है, यहाँ क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। माने इस प्रकार से व्यवस्थित है कि धन आयन के चारों ओर ऋण आयन है। अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें तो इस क्लोराइड आयन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम धन आयन आ जाएगा। सोडियम धन आयन के आ जाएगा तो यहाँ देखेंगे ये जो क्लोराइड आयन है इसके लिए यहाँ सोडियम धन आयन, यहाँ आयन, यहाँ सोडियम धन आयन, यहाँ सोडियम धन आयन, माने एकदम व्यवस्थित है, अर्थात इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, कण एकदम सटीक बैठे हुए हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होते हैं। देखिए इनमें कण अव्यवस्थित हैं, कहीं जगह जगह खाली जगह दिख रहा है, रिक्त स्थान दिख रहा है। दूसरा देखते हैं प्रकृति। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अणु व्यवस्थित होते हैं और आयनों में भी इनके देख रहे हैं तो विपरीत आयनों से घिरे रहते हैं बराबर संख्या में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं या अतिशीतित द्रव होते हैं। लगते तो ठोस हैं पर वो ठोस नहीं रहेंगे, जैसे कांच और डामर का हमने उदाहरण लिया भी है। तीसरा, कणों की व्यवस्था देखें तो क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासरी होता है। दीर्घ परासरी का मतलब यह है कि कण को क्रमबद्ध जब रखा जाता है, इनके कण क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं तो कई परत मोटाई ऊपर तक चले जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासरी होते हैं, अनियमित होते हैं, ये इनकी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण ये ज्यादा ऊंचाई तक या जो है व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, गिर जाते हैं और इनकी आकृति भी अनिश्चित हो जाती है। इस कारण ये जो है लघु परासरी होते हैं। फिर गलनांक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके कण व्यवस्थित हैं तो इनका गलनांक जो है उच्च हो जाता है। इनको पिघलने में अधिक समय लगेगा, एक अणु से दूसरे अणु ऊर्जा पहुंचाने में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है, अर्थात कम होता है, क्योंकि इनके कण व्यवस्थित नहीं होते हैं तो आसानी से ये जो है पिघल सकते हैं, ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। अगला अंतर है दैशिकता की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। ये उदाहरण से आप समझ जाइए। देखिए आप लाइन को देखिए, खड़ी लाइन जो ए वाला लाइन है, हम देख रहे हैं, मान लो लाल वाले को हम सोडियम धन आयन माने और हरा वाला को क्लोराइड आयन माने। तो इस आधार पे देखें, जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पूरा उस दिशा में सभी कण समान हैं। लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो पूरा सोडियम आयन है लाल वाला, और उस लाइन के राइट ओर देख रहे हैं तो क्लोराइड आयन है। लेकिन जैसे ही हम उसको दिशा बदल दें और दिशा बदलने के बाद बी वाली लाइन पर नजर लगाएं तो देखिए यहाँ पे सोडियम सोडियम या क्लोराइड क्लोराइड आयन नहीं है, एक सोडियम आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। तो दिशा में जो है इनकी आयनों का परिवर्तित हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं विषमदैशिक। अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं समदैशिक। चूंकि ये अनियमित व्यवस्था वाले होते हैं तो देखिए किसी भी दिशा में आप देखिए, ऊपर देखिए चाहे दूसरा दिशा एक की ओर देखिए, सभी में जो है समान आ रहा है, अणु जो है सब में समान दिखाई दे रहे हैं। हम किसी में भी बोल नहीं सकते कि एक ही प्रकार के अणु हैं और इसमें दूसरे प्रकार के अणु हैं। जबकि विषमदैशिक में देख रहे थे
ए वाले लाइन में देख रहे हैं तो सब समान प्रकार के अणु हैं, और जबकि बी में देख रहे हैं तो असमान अणु आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। फिर है विदलन। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को हम धारदार हथियार से काटेंगे तो बिल्कुल वो चिकना कटेगा, माने जैसे सोडियम को काटे तो उसका सतह एकदम चिकना दिखाई देता है और समतल होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को काटे तो अनियमित सतह वाली फलक होती है। जैसे रबर को काटोगे आप तो जो है समतल भी नहीं कटता और खुरदुरा कहीं ऊपर नीचे ऐसा इस प्रकार से कटता है, माने अनियमित सतह होती है। फिर शीतलन वक्र की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। ये आप ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देखिए पहला वाला ग्राफ क्रिस्टलीय ठोस के लिए है। मान लो मैं जो टेम्परेचर जो है ऊपर जा रहा है और समय जो है हमारा बाएं से दाएं है, एक अक्ष में। हम टेम्परेचर में ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं मान लो कोई भाप, ठीक है। और भाप को जब ठंडा करेंगे तो द्रव में कब बदलेगा? लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो 100 बी को हम माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये द्रव में बदलेगा। तो ए से बी तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो तुरंत द्रव में सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो है जब तक सभी द्रव में नहीं बदलेंगे तब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप स्थिर रहेगा, माने ए से बी तक आने तक उतने समय तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। और जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा जल में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा भाप जो है, उसके बाद फिर उसको ठंडा किया जाएगा। और ठंडा करेंगे तो ये लाइन जो मिल रहा है, इस लाइन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनेगा? बर्फ बनेगा, बर्फ में बदलेगा। तो इस प्रकार से भाप से द्रव में, द्रव से बर्फ में हम ठंडा कर रहे हैं तो अलग अलग ग्राफ प्राप्त हो रहा है। और ये जो बर्फ वाली बात किया मैं, तुरंत बर्फ में नहीं बदल जाएगा, जब तक ये द्रव नहीं बदलेंगे बर्फ में तब तक ये ग्राफ यहां रहेगा। जब सब के सब हो जाएंगे, जब सब के सब बर्फ में बदल जाएंगे तब ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो खत्म होगा। वाष्प को ठंडा करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में बदलता है। यह प्रक्रिया असतत है। ग्राफ को हम देख भी रहे हैं। क्या क्रिस्टलीय ठोस सतत होता है? मतलब जैसे ठंडा करते हैं क्रम से ठंडा होते जाता है। फिर उदाहरण है इसका, क्रिस्टलीय ठोस में हीरा, जो धातुएं हैं, सोडियम क्लोराइड आदि, और अक्रिस्टलीय ठोस में रबर, प्लास्टिक, कांच, हम जो घरों में उपयोग करते हैं कप, प्याला, ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हमने चर्चा किया। यहाँ पे मैं पूरे अंतर को लिख दिया हूं। अगर परीक्षा में आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। उधर जो चित्र और ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर आपके समझने के लिए जरूरी है। क्रिस्टल जालक वे पदार्थ जिनमें कणों की नियमित व्यवस्था से ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय जालक, दूसरा द्विविमीय जालक और तीसरा त्रिविम जालक। एक विमीय जालक या 1 डायमेंशनल लेटाइस किसको बोलते हैं? जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है, अर्थात एक ही दिशा में होती है, किसी एक दिशा में पुनरावृत्ति से जो संरचना बनता है उसे एक विमीय जालक कहते हैं। देखिए एक कण है, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण आके एक ही दिशा पे जुड़ रहे हैं। ये इस प्रकार से कणों से संरचना निर्मित हुआ, एक ही दिशा में हुआ, ये लाइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से कण आपस में जुड़े और एक संरचना का निर्माण किए। चूंकि ये एक दिशा में हो रहा है इसलिए इसको हम एक विमीय जालक बोल रहे हैं। और इसको जो है रेखा से हम प्रदर्शित करते हैं। कणों को अलग करने के लिए बीच में रेखा चित्र
प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इस संरचना को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा द्विविमीय जालक, 2 डायमेंशनल लेटाइस, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ कणों की व्यवस्था कैसे होगी? 2 दिशाओं में होगी, एक्स और वाई, ये समझ लीजिए 2 दिशा में होगा। तो अगर अवयवी कण की पुनरावृत्ति 2 दिशा में हो या किसी तल में हो तो उसे जो संरचना बनता है उसे हम द्विविमीय जालक कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति किसी तल में या 2 दिशाओं में होने से निर्मित संरचना द्विविमीय जालक कहलाता है। यहाँ एक विमीय लिखा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक विमीय नहीं है ये, इसको जो है आप जो है 2 विमीय लिखेंगे। यहाँ जो एक विमीय है इसको काट देता हूं मैं, ये क्या होगा? ये द्विविमीय जालक कहलाएगा, क्योंकि 2 दिशाओं में निर्मित हो रही है संरचना जो इसमें। अब देखते हैं इसके, ये देखिए इस प्रकार से एक जालक प्राप्त हो रहा है 2 दिशाओं में। एक आप देख रहे हो खड़ी दिशा, ये वाला हम दिशा बोल सकते हैं, ये वाला लंबा दिशा, और एक जो है इस दिशा में है, तो 2 दिशा में हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम इसके कण के माध्यम से समझ लें किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। देखिए ये जो है दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, माने यह भी तो एक विमीय संरचना बनाए, एक विमीय जालक बना, लेकिन जब दूसरा दिशा में भी बनेगा ये देखिए, तो इस प्रकार से ये क्या होगा? द्विविमीय जालक बन गया। और एक ले तीसरा लेयर लें, तो इस प्रकार से जो है कण की व्यवस्था होती है। अब देखते हैं त्रिविम जालक। अवयवी कणों की पुनरावृत्ति त्रिविम में अर्थात तीनों दिशाओं में होने से जो संरचना बनती है उसे हम त्रिविम जालक कहते हैं। या बोल सकते हैं त्रिविम आकाश में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, यूनिट्स मतलब यूनिट्स या इकाई सेल आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है। उस जटिल संरचना को त्रिविम जालक कहते हैं। यूनिट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। या हम इसको बोल सकते हैं त्रिविम आकाश में जालक बिंदुओं की जमावट से प्राप्त जटिल संरचना त्रिविम जालक कहलाता है। आपको जो सरल लगे उस परिभाषा का उपयोग करिए। देखिए एक जो बोल रहा था ना एककों, यहाँ पे क्रिस्टल के एककों की बात हुई, यूनिट्स की बात हुई, यही है एक यूनिट। इस प्रकार से इसको हम इकाई कोशिका भी बोलते हैं, आगे परिभाषित करेंगे। देखिए पहला इकाई कोशिका, ये दूसरा इकाई कोशिका, ये तीसरा इकाई कोशिका, ये चौथा इकाई कोशिका। मैंने 4 इकाई कोशिका लेके बनाया है यहाँ पे, तो ये त्रिविम जालक है। ठीक है, तो एक से अधिक एकक या इकाई कोशिका आपस में मिलता है तो एक जटिल संरचना बनता है, उसी को बोलते हैं त्रिविम जालक। 3 डायमेंशन में होता है इसलिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें हम इसी को ले लिए, एक एकक सेल को बताया मैं इसमें। अब इसमें हम कण डाल दें, ये देखिए कण आ गए, पूरे 8 कोनों पर आ गया है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इस प्रकार से हमने कणों को भी दिखा दिया इस चित्र के माध्यम से। तो ये त्रिविम जालक है। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक के लक्षण क्या क्या है जो क्रिस्टल जालक बना। उनके लक्षण, पहला, क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। हमने वहां जो बिंदु दिखाया या कण बोला, जिसको हम काला कलर से या जो भी कलर से प्रदर्शित किया, वो जालक बिंदु कहलाता है। फिर दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु परमाणु, अणु या आयन को दर्शाता है। जो जालक बिंदु है वो बिंदु क्या दर्शाता है? या तो परमाणु या अणु, फिर आयन को दर्शाता है। फिर तीसरा, जालक बिंदुओं को सीधी सरल रेखा में मिलाने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब इकाई कोशिका या एकक कोशिका या यूनिट सेल किसको बोलते हैं? माने क्रिस्टल जालक की छोटी सी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल जालक बनता है। ये देखिए एक यूनिट सेल है और इस प्रकार के यूनिट सेल आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मैंने आपको क्रिस्टल जालक में 4 यूनिट सेल लेके बताया भी है कि किस प्रकार से क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है,
ये जो है काला वाला भाग जालक बिंदु कहलाता है। अब है इकाई सेल के पैरामीटर। यूनिट सेल के पैरामीटर क्या है? 6 पैरामीटर होते हैं। कौन? पहला पैरामीटर है स्मॉल ए बी सी। ये तीनों किनारों की अक्षीय दूरी को बताता है। 3 किनारे होते हैं ना त्रिविम में, तो अक्षीय की दूरी को बताएगा, अर्थात अक्षीय लंबाई को बताता है। और अल्फा बीटा गामा तीनों अक्ष के मध्य बना कोण को बताता है। इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक इकाई सेल लिया हुआ है, ठीक है। इस इकाई सेल में देखिए 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, त्रिविम में है, 3 डायमेंशनल है ये। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? स्मॉल ए बी सी अक्षीय दूरी है। तो देखिए 3 अक्ष की दूरी, ये आ गया हमारा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये अक्षीय दूरी हो गया। अब 3 कोण दिख रहा है आप लोगों को तीनों अक्ष के मध्य में। अब तीनों अक्ष ए बी सी के अक्ष में 3 कोण बनेगा। ये पहला कोण देखिए, बी और सी के मध्य बना अल्फा कोण। हाँ, एक चीज याद रखिए, जो अक्षीय दूरी रहता है, जिस नाम से रहता है उसका उस नाम से जो है कोण को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखिए बी और सी है तो हमने अल्फा से प्रदर्शित किया हुआ है, बीटा से प्रदर्शित नहीं किया या गामा से प्रदर्शित नहीं किया, ठीक है। तो बी और सी के मध्य हमेशा अल्फा कोण रहेंगे। ए के और सी के मध्य में कौन है? बीटा है। क्यों? बी नहीं आ रहा है ना, तो बी ए और सी के मध्य में बीटा रहेगा हमेशा। और ए और बी के बीच में गामा कोण रहेगा। इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करेंगे। याद रखेंगे बी सी के मध्य में अल्फा, ठीक है, ए सी के मध्य में बीटा और ए बी के मध्य में गामा। जिस नाम से अक्षीय दूरी रहता है उस नाम का इसमें हम एंगल के चिन्ह को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये लिख दिया हूं, देखिए जहां अल्फा है वो कहां रहेगा? बी सी के मध्य में। बीटा कहां रहेगा? ए और सी के मध्य में। और गामा कहां पे रहेगा? ए और बी के मध्य में, जो कि हमारे चित्र में है। एकक कोष्ठिका इकाई सेल के प्रकार ब्रेबेज के अनुसार। ब्रेबेज ने इकाई सेल को या यूनिट सेल को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल को इन्होंने पुनः 3 भागों में विभाजित किया। पहला फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, दूसरा अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, तीसरा अंत्य केंद्रित, एंड सेंटर्ड। पहला सरल या आद्य इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है इसको। देखते हैं इसमें समान प्रकार के कण केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। केवल कोनों पर ही कण जो है उपस्थित रहेंगे। देखते हैं इस चित्र में, देखिए आप, ये देखिए, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। प्रत्येक कोनों पर एक एक कण उपस्थित हैं, जिसको हम जालक बिंदु भी कहते हैं। इस चित्र में भी देख लीजिए, पूरा स्पष्ट दिख रहा है, लाल कलर में दिखाया गया है कणों को। दूसरा केंद्रित इकाई सेल, समान प्रकार के कण यदि कोनों के साथ अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कोना में तो रहेंगे कण, लेकिन उसके अलावा अलग स्थानों पर भी रहेंगे, जैसे फलकों पर रहेगा, सेल के मध्य में रहेगा, तो उसको हम केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसको पुनः 3 भाग में बांटा गया है। पहला फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरा अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल, तीसरा अंत्य केंद्रित इकाई सेल। पहला फलक केंद्रित इकाई सेल, समान प्रकार के कण यदि कोनों के साथ सभी फलकों के मध्य में उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए, कोनों के साथ सभी फलकों के मध्य उपस्थित होगा तो हम उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। चित्र में देखिए, ये सरल इकाई सेल का, सिंपल यूनिट सेल का चित्र है, जिसके प्रत्येक कोनों पर कण हैं
अब इनके अलावा क्या बोला जा रहा है, फलकों पर भी उपस्थित हो। तो आप जानते हैं इसमें 6 फलक होता है। बता दूं, ये हमारा पहला फलक, ये नीचे की साइड दूसरा फलक, इधर राइट साइड तीसरा फलक, इसका अपोजिट चौथा फलक, और ये जो है ये हमारा सामने का 5वां फलक हो जाएगा। और इसी में हम लें इसको इस प्रकार से, ये 6वां फलक। तो इस प्रकार से टोटल 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर कण आएंगे। देखते हैं किस प्रकार से आता है। देखिए, नीचे के फलक में कण, ऊपर के फलक में कण, उसके जस्ट अपोजिट वाला में, फिर राइट साइड वाले में, फिर इसमें आ गया, और उसके बाद मध्य वाले में देखें, फिर पीछे साइड वाले में। तो इस प्रकार से 6 फलक में इनके मध्य में एक एक कण आ जाते हैं। तो इस प्रकार समान प्रकार के कण कोनों के साथ साथ सभी फलकों के मध्य में उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इस चित्र में भी स्पष्ट है। देखिए, ये 2, 3, 4, 5 और पीछे 6, इस प्रकार से 6 कण उपस्थित हैं। दूसरा, अंतः केंद्रित इकाई सेल। अगर समान प्रकार के कण कोनों के साथ इकाई सेल के केंद्र में या यूनिट सेल के केंद्र में या मध्य में उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए, कोनों में तो रहेगा ही रहेगा कण, पहले भी बताया जा चुका है। केंद्रित इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पे रहेगा, उसके अलावा अन्य स्थान पर रहेगा, बताया गया है। तो इसमें कोनों के साथ केंद्र में भी जो है एक कण उपस्थित होंगे। चित्र में स्पष्ट हम करते हैं। देखिए, सिंपल यूनिट सेल है, प्रत्येक कोना में है कण। अब इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, मध्य में होना चाहिए एक कण। ये देखिए, मध्य में एक कण आ गया। ये दूसरा चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें भी देखिए, मध्य में जो है एक कण उपस्थित है। तो ये अंतः केंद्रित इकाई सेल, मतलब कोनों के साथ इकाई सेल के केंद्र में भी कण उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तीसरा, अंत्य केंद्रित इकाई सेल। इसमें क्या होता है, समान प्रकार के कण कोनों के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में या मध्य में उपस्थित हो तो उसे अंत्य केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए, यहां क्या बोला जा रहा है, 2 विपरीत फलक में भी होगा। हमने देखा था फलक केंद्रित इकाई सेल, तो फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या देखिए, पूरे 6 फलकों में एक कण रहता था, परंतु अंत्य केंद्रित इकाई सेल में केवल 2 विपरीत फलकों के मध्य में ही या केंद्र में कण उपस्थित होंगे। यही अंतर है। यहाँ पे 6 नहीं रहेंगे, केवल 2 कण ही रहेंगे, वो भी फलकों में, और कोनों में तो रहेगा ही रहेगा। देखते हैं, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, सिंपल यूनिट सेल है, 8 कोनों पर एक कण तो है। अब यहां देखते हैं 2 विपरीत फलक बोल रहा है, तो हमने लिया ऊपर के फलक में, देखिए एक कण ग्रीन कलर का ये आ गया। अब देखते हैं, ये नीचे भी एक कण आ गया। इस प्रकार से 2 विपरीत फलक के केंद्र में कण आ जाता है, अर्थात उपस्थित रहता है, तो इसे हम अंत्य केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों की गणना। तो इसके पूर्व कुछ नियम है, इसको हम देख लेते हैं। किसी घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों मतलब पहले भी बताया जा चुका है, परमाणु, अणु या आयन, है ना। तो किसी घनीय इकाई सेल में अवयवी कण की गणना करते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसके आधार पर ही गणना हो सकता है। इसमें पहला देखिए, ठीक है, प्रत्येक कोने पर स्थित कण 8 इकाई सेल के साझे में रहता है, अतः प्रत्येक इकाई सेल का योगदान 1/8 होगा। माने एक इकाई सेल के लिए हम निकालना चाहें तो 1/8 आएगा। फिर दूसरा बात ध्यान देना पड़ेगा हमको, यदि फलकों पर कण स्थित हैं, ठीक है, फलकों पर कण स्थित है तो कितने फलक पर स्थित हैं उनको देखना पड़ता है। तो सरल घनीय सेल में अगर 6 फलकों पर कण स्थित हैं तो यहां देखते हैं हम
फलकों पर स्थित कण 2 इकाई सेलों के साझे में रहते हैं। 2 इकाई सेल का साझेदारी रहता है, इसलिए प्रत्येक इकाई सेल का योगदान 1/2 होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर कोनों पर कण स्थित है तो एक इकाई सेल का योगदान 1/8 है, लेकिन फलकों पर है तो 1/2 होगा। अगर केंद्र में हो कण, तो केंद्र में कण हो तो किसी भी इकाई सेल की साझेदारी नहीं रहती है, वो स्वतंत्र रहता है, इसलिए उस कण का योगदान एक ही होगा। एक रहेगा केंद्र में, योगदान एक ही रहेगा, क्योंकि किसी से साझेदारी नहीं रहती है। अगर कोरों पर स्थित हो तो उसकी साझेदारी एक इकाई सेल का जो है 1/4 होता है। अब आइए देखते हैं, पहला सरल घनीय सेल, इसको SCC भी बोला जाता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। अब इसमें जानते हैं हम लोग, अवयवी कण केवल 8 कोनों पर स्थित होता है। 8 कोना होता है सरल घनीय सेल में, तो 8 कोना होता है, 8 कोनों पर एक कण उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी साझेदारी क्या होगी, 1/8 होगी। तो इसका आधार पर हम गणना कर सकते हैं, 8, देखिए 8 गुणित 1/8 बराबर 1, मतलब 8 कोनों पर गुणा 1/8 कहां से लिए हम, एक सेल का, प्रति सेल का निकाले 1/8 की साझेदारी है, और इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। और आप देख रहे हैं सरल घनीय सेल केवल 8 कोनों पर है। वैसे तो ये आकृति समझने के लिए बताया जाता है, पर ये सही आकृति, इस कारण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये जो गोला है ना, इस प्रकार से एक दूसरे से टच, तो देखिए ये है इस प्रकार से टच में है, इसको त्रिविम में बनाया गया, ये आकृति प्राप्त होता है। और इस गोले को काटने पर ये वाली आकृति दिखता है। आप देख सकते हैं, इसके मध्य मध्य को लिया गया है, मध्य मध्य दिख रहा है, पीछे का 2 साइड है। दूसरा अंतः केंद्रित घनीय सेल, BCC बोला जाता है इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC याद रखेंगे। इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर तो रहेंगे। हमने इकाई सेल के प्रकार में भी देखा, इकाई सेल के प्रकार में जो देखे कणों की स्थिति वही चाहेगा, इसमें भी 8 कोनों पर रहेगा प्रत्येक सेल में, तो इसमें भी 8 कोनों पर एक कण रहेंगे। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6वां, 7वां और 8वां, 8 कोनों पर है। अब बोलता है एक केंद्र पर भी स्थित है, तो केंद्र पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे केंद्र पर एक स्थित है, और एक कण स्वतंत्र है, तो इसका योगदान एक ही होगा। लेकिन 8 कोनों वाला का प्रति इकाई सेल योगदान देखेंगे तो 1/8 आएगा। तो इसको हम गणना करें तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे, 8 कोनों पर है, गुणित 1/8, एक इकाई सेल की साझेदारी 1/8 होगी, योगदान एक का 1/8 होगा ना, प्लस केंद्र में एक है स्वतंत्र, हल करेंगे तो ये 2 आएगा। तो कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आयन होगा तो आयनों की संख्या बोलते, अणु होता तो अणुओं की संख्या बोलते, तो इस प्रकार से इसका 2 आएगा। तीसरा फलक केंद्रित घनीय सेल। अब जैसा कि हम जान रहे हैं, इकाई सेल है मतलब 8 तो कोनों पर रहेंगे, है ना, तो फलक केंद्रित घनीय सेल को FCC के नाम से भी जाना जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर तो रहेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, कोनों वाला आप पहचान लेते भी हो, पीला कलर में जो दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कण ये सब कोनों में दिखाया गया है। और 6 फलक हैं इसमें, फलक केंद्रित नाम से पता चल रहा है। तो फलक केंद्रित में आप याद रखिएगा, फलकों पे रहेंगे, प्रत्येक फलक पर एक कण रहेंगे, तो 6 फलक हैं, तो 6 फलकों पर स्थित है। अब हमने पूर्व में नियम बता दिया है कि अगर फलक पर कण स्थित है तो 6 फलक पर स्थित हैं, तो प्रत्येक इकाई सेल की साझेदारी कितना होगी, प्रत्येक इकाई सेल का योगदान कितना होगा, 1/2 होगा, माने एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे। ये चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, भी देखिए, ये पहला फलक और नीचे का दूसरा फलक देखिए, ये ऊपर वाले दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, और ये देखिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये आज बाजू वाला फलक का देखिए, ये आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब टोटल 6 फलक है, 6 फलक में का कण है,
और प्रत्येक कण का योगदान कितना है, 1/2 है, क्योंकि एक दूसरे से ये साझेदारी रखे हैं, दो दो कण से साझेदारी है, इसलिए 1/2 है। तो इस मान को रखें, देखिए कोना 8 है, गुणित कर दिए। अब 8 कोना है तो प्रत्येक सेल का योगदान कोना वाले का कितना आता है, 1/8 रहता है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, लिख दिए। प्लस अब फलक पे चलिए, तो फलक कितना है, 6, और हम जानते हैं फलकों में योगदान कितना रहता है, एक कण का 1/2, तो गुणित 1/2। अब इसको हल करेंगे हम तो ये आता है 4। उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसी एक कण के निकटतम स्पर्शी गोलों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी जो परमाणु, अणु या आयन हैं, जब वो व्यवस्थित होते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि उनका जो स्पर्शी गोला है, एक गोला को जितना गोला घेरे रहता है या स्पर्श किए रहता है, वह उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। देखते हैं इस चित्र से, ये दूसरा गोला, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीला कलर वाला है, हम इसका निकालना चाहें उपसंयोजन संख्या तो 2 होगा, एक गोला ए जुड़ा है, दूसरा ए जुड़ा है। मान लो इसका हम निकालें तो एक ए, एक ए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं उपसंयोजन संख्या स्पर्शी गोलों की संख्या को कहा जाता है। अगर ये जो नीला कलर है इसके ऊपर एक गोला रहता, नीचे एक गोला रहता और इनको स्पर्श किए रहता, तो इनका उपसंयोजन संख्या 4 होता। त्रिज्या अनुपात, क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्रिस्टल में जो धन आयन और ऋण आयन उपस्थित रहता है उसके त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात होता है। हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्या अनुपात बराबर धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात नियम, आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्याओं के मध्य संबंध त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। हमने इसके पूर्व देखा, त्रिज्या अनुपात भी देखा और समन्वय संख्या, तो उन दोनों के मध्य संबंध बताता है, उसे हम त्रिज्या अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के त्रिज्या अनुपात का मान 0.52 होता है और समन्वय संख्या होता है 6। जब सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें 6 कण जो है उनको घेरे रहते हैं, विपरीत आवेश वाले। सोडियम धन आयन को 6 और क्लोराइड को 6, इस प्रकार से 6 आयनों से घिरा रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 होती है। एक कुछ मान दिया हुआ है, त्रिज्या अनुपात यदि 0.732 से लेकर 1 तक हो तो समन्वय संख्या 8 होगा, संरचना घनी होता है, ये सीजियम क्लोराइड में मिलता है। फिर 0.1414 से 0.732 हो तो समन्वय संख्या 6 होगा, संरचना अष्टफलकी होगा और सोडियम क्लोराइड में मिलता है। यदि 0.25 से 0.414 हो तो समन्वय संख्या भी 4 होगा, चतुष्फल की संरचना होगा, जिंक सल्फाइड में उदाहरण देखने के लिए मिलता है। फिर ये जो 0.15 से 0.225 समन्वय संख्या होगी 3, त्रिकोणीय आकृति और बोरान ऑक्साइड में मिलता है। तो इस प्रकार से त्रिज्या अनुपात के मान से हम समन्वय संख्या भी पता पा रहे हैं और संरचना भी पता चल रहा है। संकुलन दक्षता, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों के आयतन और घनीय इकाई सेल के आयतन का अनुपात संकुलन दक्षता कहलाता है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन, जितने कण उसमें उपस्थित रहता है उनका आयतन और घनी इकाई सेल के आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं। देखिए सूत्र में लिखा है, संकुलन दक्षता बराबर कणों के आयतन बटे इकाई सेल के आयतन गुणित 100। ये का नहीं रहेगा, आयतन। देखते हैं इसी प्रकार एससीसी माने सरल घनी सेल, सरल घनी सेल में 52.4% होता है संकुलन दक्षता। बीसीसी अंतः केंद्रित सेल है, इसमें 68% होता है। एफसीसी फलक केंद्रित घनीय सेल में 74% संकुलन दक्षता होता है। अब है क्रिस्टल का घनत्व। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो चूंकि क्रिस्टल का है तो हम इकाई कोशिका के साथ इसको परिभाषित करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई कोशिका के द्रव्यमान
और आयतन के अनुपात को क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं। सामान्य में हम बोलते हैं ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो चूंकि इकाई सेल के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, क्रिस्टल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इकाई सेल को लेते हुए परिभाषित करेंगे इकाई कोशिका के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं। देखिए सूत्र में क्रिस्टल का घनत्व स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं इकाई कोशिका के द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन, जो कि अनुपात के रूप में है। बराबर हम लिख सकते हैं ZM बटे A⁴ Na। अब इसमें क्या क्या है बता देता हूं मैं। Z जो है कणों की संख्या को व्यक्त करता है, M मोलर द्रव्यमान को बताता है, और A भुजा की लंबाई होती है, और Na एवोगैड्रो संख्या को व्यक्त करता है। एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू अर्थात गुणा 10⁻23। अब आता है क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग या निविड संकुलन। क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जिससे उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो क्लोज पैकिंग कहलाता है, निविड संकुलन कहलाता है, या घनिष्ठ संकुलन भी बोलते हैं इसे। या हम बोल सकते हैं दूसरा रूप में परमाणु अणु या आयन को गोलाकार माना जाता है। ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ये निविड संकुलन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय क्लोज पैकिंग, दूसरा द्विविमीय क्लोज पैकिंग, तीसरा त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। आकाशीय रिक्ति या छिद्र किसको कहते हैं? तो आयनिक क्रिस्टल में गोलों को सुसंकुलित करने पर उनके मध्य बचा रिक्त स्थान को अंतराकाशीय रिक्ति कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। इसमें अंतर देखें। देखिए चतुष्फल की रिक्ति का चित्र, 4 स्पर्शी गोलों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को हम चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। समन्वय संख्या 4 होती है और त्रिज्यानुपात 0.225 होती है। प्रत्येक गोले द्वारा 2 चतुष्फल की रिक्ति बनती है। और ये अष्टफल की रिक्ति का चित्र है जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें 6 स्पर्शी गोलों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, समन्वय संख्या 6 होती है और त्रिज्यानुपात का मान 0.414 होती है, और प्रत्येक गोला द्वारा एक अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। आदर्श ठोस किसे कहते हैं? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, जालक संरचना दिख रहा है क्रिस्टल का, ये आदर्श ठोस है, क्योंकि सभी में जो है इनमें जो है कण है एकदम क्रम से व्यवस्थित है। हम इसको परिभाषित करते हैं, परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो उन्हें आदर्श ठोस कहते हैं। और इस चित्र में हमको दिखाई भी दे रहा है कि ये जो ठोस है इनमें कण नियमित क्रम से व्यवस्थित हैं। ठोस में अपूर्णताएं या दोष। अभी आदर्श ठोस है तो उसमें दोष कैसा होगा? दोष मतलब वही है कि इनमें जो अवयवी कण है वो अवयवी कण या तो बाहर चले जाएंगे या अपने स्थान को चेंज करके अंतराकाशीय स्थान पे चले जाएंगे, या बाहर से कोई अवयवी कण आ जाए। तो इस प्रकार से इनकी जो नियमित क्रम है, व्यवस्थित क्रम है, वो विचलित हो जाती है, और अव्यवस्थित हो जाते ही है, उसी को हम इसमें क्रिस्टल का दोष मानते हैं। ठोस में पूर्णताएं या दोष। सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहते, अर्थात ठोस में अपूर्णताएं या दोष होते हैं। ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, पहला बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। देखते हैं ठोस में अपूर्णताएं या दोष को मैं एक ग्राफ के रूप में बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए ठोस में जो दोष है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष। अब बिंदु दोष इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्टाइक्योमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और तीसरा अशुद्धता दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष।
नॉन स्टाइक्योमेट्री को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। फिर अब आता है बिंदु दोष। तो जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। हमने देखा आदर्श क्रिस्टल, तो आदर्श क्रिस्टल में जो कण व्यवस्थित थे उनका विचलन हो जाता है, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उन्हें हम बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा रेखीय दोष या पंक्ति दोष बोला जाता है। तो इस दोष में जालक बिंदु को मिलाने वाली पंक्तियां की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। अर्थात इसमें जालक में से किसी एक पंक्ति पूरा गायब या विस्थापित हो जाता है। देखते हैं इसमें, ये देखिए जो चित्र है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन पे यहाँ ये जो है इनका पंक्ति का एक लाइन गायब है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय दोष। बिंदु दोष के बारे में चर्चा करते हैं, ये हमारे कोर्स में है। 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्टाइक्योमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और तीसरा अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले देखते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष। इन दोषों में यौगिक की स्टाइक्योमेट्री बनी रहती है, अर्थात परमाणु या आयन का अनुपात समान रहता है। स्टाइक्योमेट्री दोष के प्रकार, ये दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा साटकी दोष और चौथा फ्रेंकल दोष। आइए क्रमशः देखते हैं। पहला रिक्तिका दोष। देखिए यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये आदर्श क्रिस्टल है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब देखते हैं हम इसमें दो, यहाँ पे देखिए यहाँ का और यहाँ का 2 कण गायब हो गया, इसका मतलब है इसमें दोष उत्पन्न हो गया, रिक्त स्थान हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। कि इस दोष में कुछ स्थानों पर अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 रिक्तिकाएं बन गई है। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो 2 कण कम हो गए, द्रव्यमान कम होगा, और स्वाभाविक है द्रव्यमान कम हो रहा है तो घनत्व भी कम होगा। दूसरा अंतराकाशी दोष। अब देखिए मैं पुनः लिया हूं एक आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है। अब इसमें हम आदर्श क्रिस्टल में देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ एक अंतराकाशी स्थान पे एक कण आ गया, ये अंतराकाशी में दूसरा कण आ गया। मतलब क्या हो रहा है, अंतराकाशी दोष में बाहर से अंतराकाशी स्थान में कण आ जाते हैं, तो इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। देखिए इस दोष में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, इस कारण इस दोष के कारण जो है इसमें घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब 2 कण बढ़ गया मतलब दोनों का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ रहा है मतलब घनत्व बढ़ेगा। फिर ध्यान देने वाली की बातें हैं, ये जो उपरोक्त दोनों दोष नॉन आयनिक यौगिकों अनायनिक यौगिक में पाए जाते हैं और ये ताप के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। अभी जो हमने 2 दोष देखा, ये दोनों दोष इसी कारण होता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। और आयनिक यौगिकों में फिर कौन सा दोष पाया जाता है देखते हैं। अच्छा, इन्हें उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। आयनिक यौगिकों में साटकी और फ्रेंकल दोष पाया जाता है। पहला इसमें देखते हैं साटकी दोष। तो यहाँ पे पुनः मैं एक क्रिस्टल का आदर्श व्यवस्था लिया हूं, देख रहे हैं आप लोग, ये क्रिस्टल संरचना द्विविमीय संरचना है। ये हरा कलर को हमने पॉजिटिव माना है और जो ग्रीन रेड कलर है उसको नेगेटिव आयन माना है। इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल का हम देख रहे हैं तो बिल्कुल आदर्श व्यवस्था है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए यहां पर से एक क्रिस्टल गायब हो गया, कौन सा आयन गायब हुआ, धन आयन गायब हुआ। अब इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी गायब होगा। देखिए यहां पर से गायब हो गया, एक ऋण आयन गायब हो गया। तो जरूरी नहीं कि एक धन आयन और एक ऋण आयन निकले, 2 धन आयन 2 ऋण आयन। मतलब ध्यान देने योग्य बात यह है, जितना धन आयन
गायब होगा, बाहर जाएगा क्रिस्टल जालक से, उतना ही ऋण आयन भी बाहर चला जाएगा ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। तो परिभाषित कर सकते हैं, इस दोष में जितने धन आयन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋण आयन भी अपने स्थान से हट जाते हैं। या हम बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक से धन आयन और ऋण आयन का समान मात्रा में गायब हो जाना शाटकी दोष कहलाता है। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आती है। तो हम इसको देखो, दो रिक्त स्थान बन गया, यहाँ पे आयन गायब हो गए, तो इसको हम आयनिक यौगिक के लिए रिक्तिका दोष भी कह सकते हैं। ये आयनिक यौगिक जिनमें धन आयन ऋण आयन के आकार लगभग समान होते हैं उनमें यह दोष होता है और इसे रिक्तिका दोष भी कहते हैं। देखो लिखा गया अभी। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। फ्रेंकल दोष, अब देखिए पुनः मैंने लिया एक आदर्श व्यवस्था वाला क्रिस्टल लिया। आदर्श व्यवस्था है क्रिस्टल संरचना की द्विविमीय संरचना में सेम हरा कलर पॉजिटिव है और रेड जो है माइनस है। अब फ्रेंकल दोष में क्या होगा देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए यहां जो धन आयन था अपना स्थान को, नियत स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में आ गया। ये सब अंतराकाशी स्थान है ना, खाली जगह जो दिख रहा है यहां जा रहा है। तब फ्रेंकल दोष में जो धन आयन अपना नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो ये एक प्रकार का दोष होता है, इसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं। परिभाषित करते हैं, देखिए इस दोष में धन आयन अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है और इस दोष के कारण घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि जितने कणों की संख्या थी उतना कण जो है जालक में बना हुआ है। ये आयनिक यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर होता है यह दोष पाया जाता है। ज्यादा अंतर होगा उसमें यह दोष पाया जाता है और इस दोष के कारण परावैद्युतांक भी बढ़ जाता है। देखते हैं यहाँ पे कण आ रहा है, मतलब आयन आ रहा है, तो आयन जो है पास पास हो जाते हैं, इसलिए परावैद्युतांक का मान भी बढ़ जाता है। उदाहरण सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड आदि। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि दोनों में पाया जाता है। तो एक स्पेशल याद रखेंगे आप लोग, शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि सिल्वर ब्रोमाइड दर्शाते हैं, है ना। अगर पूछ दिया सिल्वर ब्रोमाइड कौन कौन सा या कौन सा दोष प्रदर्शित करते हैं तो शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि दोनों के दोनों दोष को यह व्यक्त कर रहा है। शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर देख लें, परीक्षा में अंतर पूछता है तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, शाटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। फ्रेंकल दोष में धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। शाटकी दोष में आयनों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि 2 आयन हमने देखा बाहर हो गया था, 4 आयन भी बाहर हो सकते हैं। और फ्रेंकल दोष में आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है क्योंकि वो क्रिस्टल जालक में ही अपना स्थान चेंज करती है तो उतना कण बने रहता है। फिर शाटकी दोष में घनत्व कम होता है जबकि फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या बराबर रहता है। चालकता बढ़ जाती है शाटकी दोष में क्योंकि आयन निकलने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का घूर्णन बढ़ जाता है। फ्रेंकल दोष में चालकता अपरिवर्तित रहती है। शाटकी दोष में परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और फ्रेंकल दोष में परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। शाटकी दोष में आयनों का आकार लगभग समान होता है, माने समान आकार वाले आयनों वाले यौगिकों में शाटकी दोष पाया जाता है। लेकिन फ्रेंकल दोष में आयनों का आकार में अधिक अंतर होता है, तब धन आयन और ऋण आयन के अंतर में आयन के अंतर में अधिक होगा, उसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। उदाहरण देखें, शाटकी दोष में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। फ्रेंकल दोष में सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। और देखिए मैं यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को लाल में लिखा हूँ, इसका मतलब यह है कि शाटकी और फ्रेंकल दोष दोनों में पाया जाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धन आयन व ऋण आयन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता, उससे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष
कहते हैं। इसके पहले हमने स्टाइक्योमेट्री दोष देखा था, जिसमें क्रिस्टल संरचना रासायनिक सूत्र के अनुरूप होता था, पर जब रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता है तब हम उसे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं, या हिंदी में इसको अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। देखते हैं, जैसे FeO में आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 होना चाहिए, लेकिन जब क्रिस्टल में त्रुटिपूर्ण ये क्या हो जाता है, 0.93 और 0.96 होता है। ये दोष दो प्रकार का होता है, पहला धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। पहले देखते हैं धातु आधिक्य दोष। ये भी दो प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्ति और अतिरिक्त धन आयन। सबसे पहले देखते हैं ऋणायन रिक्ति या ऋणायन का निष्कासन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस क्रिस्टल में से ऋणायन बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसको हम F केंद्र भी बोलते हैं, और उसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। और इसी F केंद्र या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। देखते हैं, देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है, ये क्रिस्टल की वास्तविक संरचना का चित्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा। उसके पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो क्रिस्टल संरचना है सोडियम क्लोराइड की, इसके ऊपर से अगर सोडियम का वाष्प प्रवाहित किया जाए तो हम जानते हैं सोडियम का वाष्प प्रवाहित करेंगे, सोडियम धन आयन रहता है उसमें, और जैसे सोडियम धन आयन का वाष्प हम यहाँ पर सोडियम का वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो ये जो क्रिस्टल जालक में से कहीं से भी एक ऋण आयन अर्थात क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ जाकर संयुक्त हो जाता है। और चूंकि सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम धन आयन बना हुआ है और उसका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जहां से क्लोराइड आयन हटता है उस स्थान पर आकर बैठ जाता है या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ताकि इस क्रिस्टल का जो विद्युत उदासीनता है वो बना रहे। देखते हैं, ये देखिए, पुनः दिखाता हूं मैं आपको। आप इस वाले को देखिए, ये जो ऋणायन प्रदर्शित किया गया है ये गायब होगा, ये देखिए गायब हुआ। अब इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, इस क्रिस्टल के उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को F केंद्र बोलते हैं। F माने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग, और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण या F केंद्र के कारण क्रिस्टल जालक रंगीन हो जाता है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात किया, तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का रंग जो है हल्का पीला हो जाता है इसके कारण। देखिए इसी को लिखते हैं हम, ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे F केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। F केंद्र क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है, और इस दोष के कारण सोडियम क्लोराइड हल्का पीला, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है। F केंद्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, यह अनुचुंबकीय प्रकृति होता है ये जो क्रिस्टल जालक। अब देखते हैं इसी का उदाहरण जो मैंने बताया। जब नमक को नमक मतलब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है तो उसकी सतह पर सोडियम परमाणु आ जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धन आयन बना लेता है, और यह इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आता है जहां से क्लोराइड आयन हटता है। दूसरा, अतिरिक्त धन आयन। धातु आदि के दोष में धन आयन का प्रवेश, अर्थात इसमें क्या होगा, धन आवेश जो है प्रवेश करेगा, और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणांश को भी प्रवेश करना पड़ेगा। देखते हैं, अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन के आ जाने के कारण ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो क्रिस्टल संरचना, फिर मैं वास्तविक संरचना बता रहा हूं। वास्तविक क्रिस्टल की संरचना है, व्यवस्थित क्रम में है, इसमें कण जो है। अब आप ध्यान से देखिए,
धन आयन आ गया अंतराकाशीय स्थान पे। अब ये आ गया तो इसके साथ किसको आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को भी अंतराकाशीय स्थान में आना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, है ना, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन आया है, ये देखिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ गया अंतराकाशीय स्थान में, ऋण आयन। इस प्रकार से इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता तो बनी हुई है, लेकिन धन आयन आने के कारण धातु आयन की अधिकता हो गई, माने धातु आधिक्य में हो गया। हम जानते हैं ना, धातु धन आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है, जब इसे गर्म करते हैं तो कुछ जिंक आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप जिंक ऑक्साइड के लिए लो तो प्लस वाले को Zn2+ कर दो और माइनस को हम ऑक्सीजन 2- मान लें, तो यहाँ पे देखिए Zn2+ आ रहा है, समझ लीजिए। तो इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन में अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, बोलता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है। दूसरा, धातु न्यूनता दोष, धातु की कमी हो जाएगी इसमें, मतलब देखते हैं क्या होगा इसमें। यह दोष भी 2 प्रकार का होता है, पहला धन आयन रिक्ति, दूसरा अतिरिक्त ऋण आयन। संक्रमण तत्व में यह जो है दोष पाया जाता है, तो संक्रमण तत्व वाले यौगिक इस दोष को प्रदर्शित करते हैं। पहला धन आयन रिक्ति, देखिए एक धन आयन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो किसी एक धातु की संयोजकता में 1 की वृद्धि हो जाती है ताकि क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता बने रहे। आप देखेंगे इसमें तो क्रिस्टल से एक धन आयन बाहर हो जाएगा तो किसी दूसरे जगह पर जहां पे धन आयन है उसकी संयोजकता में वृद्धि हो जाएगी। ये देखिए, पुनः आपको दिखा दूं मैं, आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो प्लस है, ये मैं जो चित्र में बनाया हूं इसको गायब किया हूं, देखिए ये बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो यहां पे नजर डालिएगा, ये वाला जो प्लस है इसमें जो है बढ़ जाएगा 2 धन आयन, ये देखिए। तो जहां से धन आयन गायब हुआ, धन आयन रिक्ति बोल दिया गया उसको, है ना, और यहाँ पे 2 धन आयन आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं अधिक संयोजकता वाला धन आयन। बाकी में सब में एकक संयोजकता, यहाँ पे 2 संयोजकता है क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए। दूसरा, अतिरिक्त ऋण आयन। अब इसमें क्या होगा, क्रिस्टल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, है ना, तो प्रवेश करेगा तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु की संयोजकता में 1 की वृद्धि हो जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्रिस्टल में तो धातु की संयोजकता की वृद्धि के लिए यहां भी धातु की संयोजकता में 1 वृद्धि हो जाएगी, मतलब धन आयन 2 हो जाएगा। ये देखिए, पुनः मैंने एक आदर्श क्रिस्टल लिया हुआ है, क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आया, जैसे कि नियम में बोल रहा है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब क्या होगा, ये अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, तो धातु की संयोजकता में वृद्धि करना है हमको, तो ये देखिए यहाँ पे धातु की संयोजकता में वृद्धि हो गया, +2 हो गया। तो इस प्रकार से हम अतिरिक्त ऋण आयन दोष को समझ सकते हैं, ठीक है, अधिक संयोजकता वाला। अब आता है अशुद्धता दोष या डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग मतलब क्या है, अशुद्धता मतलब किसी तत्व में जो है दूसरा तत्व की मात्रा मिला दिया जाए अल्प मात्रा में, तो अशुद्धि कहलाता है, या अशुद्धता दोष कहलाता है। देखते हैं, या डोपिंग कहलाता है। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं सरल रूप में, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाता है। इससे पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और डोपिंग का उपयोग अर्धचालक बनाने में, दिष्टकारी डायोड बनाने में होता है। अच्छा, इसका एक उदाहरण ले लें अशुद्धता दोष का। गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड में थोड़ा स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला देने से जालक की सतह में से 2 सोडियम आयन प्रतिस्थापित हो जाता है, बाहर चला जाता है, और इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए स्ट्रांसियम +2 आयन आता है और यह सोडियम के किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाता है। अब सोडियम 2 धन आयन गया ना उसका, सोडियम प्लस, तो 2 धन आयन वाला चाहिए, 2 संयोजकता वाला चाहिए, तो स्ट्रांसियम प्लस आता है, हमने क्योंकि उसको मिलाया तो 1 सोडियम पे आता है, तो उदासीनता बन जाता है क्रिस्टल का, क्योंकि इसके पास +2 आयन है और 1 रिक्त रह जाता है।
तो जो रिक्त रह जाता है सोडियम धन आयन का स्थान, उसको हम बोलते हैं कोटर। तो ये कोटर बनने के कारण विद्युत चालकता के गुण इसमें आ जाती है। कोटर मतलब होल या छिद्र। ये देखिए, ये आदर्श क्रिस्टल का चित्र है। अब बोला जा रहा है 2 सोडियम धन आयन जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए 2 चला गया। पुनः बता दूं मैं आपको, ये वाला और ये जस्ट नीचे वाला में, उसके नीचे वाला में सोडियम धन आयन पर ध्यान देखिए। ये देखिए 2 धन आयन चला गया। अब एक स्थान पर, दोनों में से किसी एक स्थान पर स्ट्रांसियम +2 आयन आ जाएगा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। ये देखिए यहां पे आ गया स्ट्रांसियम +2 आयन यहाँ पे। अब यहाँ नीचे जो है, यहाँ का जब गया हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं क्या बन गया है, यहाँ पे कोटर बन गया है, जो खाली स्थान है क्लोराइड आयन के नीचे। 30 कोटर के कारण इसमें चालकता के गुण आ जाते हैं। कोटर होल के कारण चालकता लिखा भी गया है। इसका उपयोग मतलब डोपिंग का उपयोग अर्धचालक बनाने में, ट्रांजिस्टर और दिष्टकारी डायोड बनाने में। अब आता है अशुद्धता दोष के प्रकार। अशुद्धता दोष मतलब डोपिंग के प्रकार। तो डोपिंग से जो चालकता के आधार पर इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। देखते हैं, एन टाइप अर्धचालक इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण विद्युत चालकता के गुण आएगा। और दूसरा पी टाइप अर्धचालक है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है, तो कोटर बन जाता है। हमने देखा ना अभी, कोटर या छिद्र बनता है, तो विद्युत चालकता के गुण आते हैं। देखते हैं, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचसंयोजी तत्व जैसे समूह 15 के तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, इनमें से किसी एक तत्व को डोपिंग किया जाए इस पर, या इनकी अशुद्धि मिला दिया जाए, तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। पी टाइप में सिलिकॉन या जर्मेनियम जो 14 समूह का तत्व है में त्रिसंयोजी तत्व समूह 13 के तत्व बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में से किसी एक को डोपिंग कर दिया जाए, या किसी एक की अशुद्धि मिला दिया जाए, या अल्प मात्रा में इनकी मात्रा मिला दिया जाए, तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। फिर एन टाइप अर्धचालक में देखते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता के गुण आते हैं, और पी टाइप में एक इलेक्ट्रॉन होल या कोटर बनने के कारण चालकता के गुण आते हैं। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र में हमने लिया, ये जो चारों तरफ सिलिकॉन को प्रदर्शित किया गया है, और बीच में हम 15वें समूह के तत्व एंटीमनी को लिया हुआ है, जिसकी पंचसंयोजी होता है। तो पंचसंयोजी होता है इसका, तो इनके जो है 4 इलेक्ट्रॉन चारों सिलिकॉन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया और बॉन्डिंग कर लिया, परंतु एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, ये मुक्त घर्षण के लिए स्वतंत्र है। इसी के कारण विद्युत चालकता आती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। ये एन टाइप अर्धचालक। इसी प्रकार से हम जब पी टाइप अर्धचालक की बात करें, तो पी टाइप अर्धचालक में देखते हैं, ये देखिए सिलिकॉन में ही डोपिंग किया जा रहा है बोरान का। तो बोरान त्रिसंयोजी है, तो त्रिसंयोजी है, तो इसका देखिए इस सिलिकॉन परमाणु के साथ एक रहा, और इसके साथ दोनों, इसके साथ एक एक, इसके साथ एक एक करके ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ली, एक सिलिकॉन एक बोरान। परंतु इस वाले कंडीशन में देख रहे हैं, सिलिकॉन और बोरान वाले में, बोरान के पास जो है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये तो सिलिकॉन का ही इलेक्ट्रॉन है, साझा नहीं हो पा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पे कोटर बन जाता है, कोटर या होल है ना। ये जो व्हाइट में दिख रहा है लाल के, ये कोटर समझ लीजिए। तो इसी होल के कारण अर्धचालकता के गुण आता है, और इसको हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं।